रात का वह समय जब गांव की गलियों में कुत्तों तक की आवाज सुनाई नहीं देती थी। हवा इतनी स्थिर थी कि पेड़ों की पत्तियां भी मानो किसी अदृश्य आदेश से चुपचाप खड़ी थी। दूर कहीं से ओस की बूंदें जमीन पर गिरने की हल्की टप टप सुनाई देती थी। चांद धुंधले बादलों के बीच आधा छिपा था और अंधेरे का साम्राज्य गांव की हर कच्ची दीवार और हर सुनसान मोड़ पर फैल चुका था। ठीक इसी माहौल में गांव के उत्तर में स्थित उस पुरानी हवेली की खिड़कियां लंबे समय से खाली आंखों की तरह टकटकी लगाए खड़ी थी, मानो किसी को तलाश रही हो। कहते हैं कि वह हवेली लगभग 100 साल पुरानी थी। ईंटों की मोटी दीवारें, लकड़ी की सूखी बल्लियों से बनी छत और बीच में एक बड़ा आंगन जहां कभी शादी ब्याह, गीत संगीत और खुशियों का शोर गूंजता था। पर पिछले 45 सालों से वहां कोई नहीं रहता था। लोग कहते थे कि उस हवेली की एक खिड़की पर हर रात एक साया दिखाई देता है, एक ऐसा साया जिसकी आंखें नहीं, चेहरा नहीं, पर वो सीधा नीचे सड़क की ओर देखता है। कईयों ने उसे देखा था, पर किसी ने करीब जाने की हिम्मत नहीं की थी, बल्कि गांव वालों ने तो उस रास्ते को सूर्यास्त के बाद अशुभ मानकर बंद कर दिया था। गांव के बीच रहने वाला नरेश, जिसकी उम्र लगभग 22 साल थी, ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे बचपन से ही भूत प्रेत की बातों में दिलचस्पी थी, पर वह हमेशा हंसते हुए कहता, डरने की नहीं, देखने की चीज होती है। उसके दोस्तों ने भी उसे कई बार उस हवेली का किस्सा सुनाया, पर नरेश को विश्वास नहीं हुआ। उसे लगता था कि शायद ये सब गांव वालों की परंपरागत कल्पनाएं हैं, बुजुर्गों की डराती कहानियां। लेकिन एक रात ऐसा हुआ कि नरेश को खुद जाना पड़ा, और उस रात की कहानी उसके जीवन की सबसे भयानक स्मृतियों में दर्ज हो गई। दरअसल उस रात नरेश की बाइक अचानक बंद हो गई थी जब वे खेतों से लौट रहा था। समय लगभग 10:45 बजे का था। रात अपनी चोटी पर थी। आसमान में बादल जमा हो चुके थे और चांद पूरी तरह गायब होने को था। बाइक रास्ते के बीचों बीच बंद हुई, और दुर्भाग्य से ठीक वहीं जहां से पुरानी हवेली शुरू होती थी। जब उसने बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की तो इंजन सिर्फ एक भारी सी गूंज देता, पर चलता नहीं। नरेश थोड़ी देर तक इंजन को टटोलता रहा, पर अचानक उसे एहसास हुआ कि शायद बाइक ने उसे धोखा नहीं दिया, शायद किसी इच्छा ने उसे रोका था। जैसे ही उसने सिर ऊपर उठाया, उसे पहली बार हवा का एक ठंडा झोंका महसूस हुआ, इतना ठंडा कि उसकी गर्दन के बाल खड़े हो गए। लेकिन असली डर तब आया जब उसने देखा कि हवेली की सबसे ऊपर वाली खिड़की में कोई उसे देख रहा है। साया पूरी तरह स्थिर था, ना हिलता ना मुड़ता, बस देख रहा था। पहले तो नरेश को लगा शायद ये उसका भ्रम है या पेड़ की शाख से बना कोई अजीब सा आकार, पर फिर उस साये ने हल्का सा सिर तिरछा कर लिया, सीधे उस पर। नरेश की धड़कनें तेज हो गई। वह जानता था कि भागना उसके लिए बेहतर होगा, और उसके पैर जैसे मिट्टी में गड़ गए थे। उसकी सांसें भारी होने लगी और आसपास की हवा अचानक भारी और नम महसूस होने लगी। उसने जोखिम उठाया और दोबारा खिड़की की ओर देखा। इस बार साया और पास लग रहा था, मानो खिड़की से झुककर उसे देख रहा हो। ठीक उसी आनंद में दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। नरेश चौंका, क्योंकि इस पूरे इलाके में कोई रहता नहीं था। आवाज पहले धीमी थी, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगी, इतनी तीखी कि उसके कानों में गूंजने लगी। आवाज कभी पास आती, कभी दूर जाती, पर वह आवाज बच्चा नहीं हो सकती थी। उस आवाज में कुछ टूटा हुआ था, जैसे किसी की हड्डियां मुड़कर आवाज निकाल रही हो। नरेश ने तुरंत बाइक को दोबारा स्टार्ट किया। इस बार आश्चर्यजनक रूप से इंजन एक ही बार में गूंज उठा। डर और एड्रेनलिन के बीच उसने बाइक को घुमाया और पूरी तेजी से गांव की तरफ भागा। उसकी आंखें बार बार रियर व्यू साइड पर जाती थीं, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। सड़क के किनारे पेड़ ऐसे दिख रहे थे मानो उनकी शाखाएं उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हों। जब वह गांव पहुंचा, उसने बाइक गांव के चौपाल के पास रोकी और गहरी सांसें लेने लगा। चारों तरफ शांति थी, लेकिन तभी एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा। वह जोर से उछला, पर वह उसका दोस्त अजीत था। नरेश कांप रहा था। अजीत ने उसे बैठाकर पानी दिया और पूछा, क्या हुआ, चेहरा क्यों पीला है? नरेश ने सारी बात बताई, खिड़की, साया, हवा की ठंडक, बच्चा, सब। पहले तो अजीत हंसा,
फिर अचानक रुक गया। उसने धीमी आवाज में कहा, बिल्कुल वैसा ही हमारे दादाजी ने बताया था। वही खिड़की, वही साया। नरेश की आंखें फैल गईं। क्या मतलब? उसने पूछा। अजीत बोला, उस हवेली में सालों पहले एक हादसा हुआ था। घर का मालिक ठाकुर महेंद्र सिंह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। एक रात आग लग गई, पर आग किसी चीज से नहीं, किसी व्यक्ति से लगी थी। ठाकुर के परिवार की चीखें हवेली में गूंजती रही। किसी ने मदद नहीं की। और तब ठाकुर ने कसम खाई थी कि वह अपनी मौत के बाद भी इस हवेली को छोड़कर नहीं जाएगा। कहते हैं उसकी आत्मा अब उस खिड़की पर रहती है। और बच्चे, जो तुमने आवाज सुनी, शायद वही 2 बच्चे। नरेश की रूह कांप उठी। वह अपनी आंखें बंद करके उस साये का चेहरा याद करने की कोशिश करता रहा, पर उसे कभी चेहरा दिखाई नहीं था। सिर्फ 2 गहरी जगह जहां आंखें होनी चाहिए थी। अगले कुछ दिनों तक नरेश ने रात को बाहर निकलना बंद कर दिया, पर मन में एक सवाल बार बार आता। अगर वह साया खिड़की पर था तो उसने सिर तिरछा क्यों किया? क्यों मेरा पीछा किया? उसका मन जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए उसने खुद जवाब ढूंढने की ठान ली। एक शाम उसने अकेले ही हवेली जाने का फैसला किया। इस बार वह तैयार था, टॉर्च, चाकू और हिम्मत लेकर। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, हवा फिर ठंडी हुई। वही ओस की बूंदे, वही सन्नाटा, सब दोहराने लगा। पर इस बार हवेली की खिड़की खाली थी, कोई साया नहीं। नरेश ने हल्के कदमों से गेट खोला। लोहे की सलाखें करा उठी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद उसकी आमद पर चीख रही हो। अंदर कदम रखते ही सड़ांत का भारी झटका उसकी नाक में घुसा। दीवारों पर धूल जमी थी और हर जगह जाले लटक रहे थे। बीच के आंगन में टूटी हुई कुर्सियां पड़ी थीं, जैसे किसी ने गुस्से में सब तोड़ दिया हो। उसने टॉर्च ऊपर की ओर चमकाई। वही खिड़की, वही कमरा। धीरे धीरे वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम की आवाज हवेली में गूंजती और ऐसा लगता था नीचे से कोई अदृश्य ताकत उसके कदम पकड़कर रोकने की कोशिश कर रही है। जब वो पहली मंजिल के पास पहुंचा, अचानक उसके पीछे किसी ने फुसफुसाकर कहा, वापस जाओ। नरेश चौंक कर पीछे मुड़ा। कोई नहीं था, पर वह आवाज एकदम साफ थी, एकदम कान के पास की आवाज। आगे बढ़ते हुए उसने खिड़की के सामने वाला कमरा खोला। कमरा बिल्कुल खाली था। बस दीवार पर कोयले से खींचा एक बड़ा सा साया बना था, ठीक वैसा ही जैसा उसने खिड़की में देखा था। शरीर लंबा, चेहरा गायब, आंखों की जगह सिर्फ 2 खाली गड्ढे और नीचे एक लाइन लिखी थी, जो देखता है उसे भी देखा जाता है। उसका खून सूख गया। तभी उसके पीछे खट की आवाज आई। वह मुड़ा और जो उसने देखा वह उसकी जिंदगी का सबसे भयानक पल था। वही साया अब कमरे के अंदर, उसके सामने। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था, हर कदम भारी, जैसे फर्श पर चट्टान गिर रही हो। नरेश पीछे हटते हुए दीवार से टकराया। साया उसके बिल्कुल पास आ गया। उसकी ठंडी हवा नरेश के चेहरे से टकराई। नरेश ने देखा, साये के चेहरे पर 2 गहरे छेद थे, जिनमें अंधेरा जिंदा सा हिल रहा था। साया झुककर उसके कान के पास आया और बोला, तूने मुझे देखा है, अब तू खिड़की में दिखाई देगा। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली की खिड़की में नया साया देखा, लेकिन वह पुराना नहीं था। इस बार खिड़की में नरेश खड़ा था। गांव वालों ने जब खिड़की में नरेश का साया देखा तो पूरा गांव दहशत में डूब गया। अगले 2-3 दिनों तक हवेली के पास कोई नहीं गया, लेकिन रातों में अजीब घटनाएं होने लगी। गली के कुत्ते अचानक उसी दिशा की ओर देखकर जोर जोर से भौंकने लगते। बच्चों के कमरे में खिड़कियां अपने आप खुल जाती और कुछ घरों की दीवारों पर काले हाथों के निशान दिखाई देने लगे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जब हवेली में नया साया आता है तो वह अपने साथ कुछ और भी लेकर आता है, कुछ ऐसा जो गांव के बाकी लोगों को भी अपने अंदर खींच लेता है। तीसरी रात, आधी रात के बाद अचानक गांव के आधे हिस्से में बिजली चली गई। अंधेरे में सिर्फ हवेली की सबसे ऊपर वाली खिड़की चमक रही थी, जैसे उसके भीतर कोई दीपक जल रहा हो। लेकिन गांव वालों ने साफ देखा कि खिड़की में इस बार 2 साये खड़े थे। पहला नरेश और उसके पीछे एक लंबा टूटा फूटा आकृति वाला साया, जो उसकी गर्दन को पकड़कर खड़ा था। उस साये की लंबी उंगलियां नरेश के कंधों पर जकड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ताकत नरेश को खिड़की पर खड़ा रहने के लिए मजबूर कर रही हो। इसी बीच हवा में एक आवाज गूंजी, किसी के चीखने की। वो आवाज हवेली से नहीं, गांव के ही एक घर से आ रही थी। लोग टॉर्च लेकर दौड़े तो देखा रवि, जो नरेश का सबसे करीबी दोस्त था,
अपने घर की दीवार पर कोयले से वही आकृति बना रहा था, वही खिड़की वाला साया। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई चेतना नहीं थी। वह लगातार एक ही बात बोल रहा था, उसने मुझे भी देख लिया। गांव वाले समझ गए कि अब हवेली सिर्फ एक साया नहीं रख रही, वह किसी को भी खिड़की का हिस्सा बना सकती है। और उस दिन के बाद हर रात खिड़की में एक साया बढ़ता गया।